हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना लाकुश भाई। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का हिंदी मीडियम साइंस का चैप्टर नंबर 2, जो हमारा प्राणियों में पोषण। अभी तक जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है पादपों में पोषण, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्राणियों में पोषण। तो प्राणियों में पोषण, हम पोषण के विभिन्न चरण पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा अंतःग्रहण है, पाचन है, अवशोषण है, और स्वांगीकरण और निष्कासन। क्या है? निष्कासन। ठीक। तो हमने ये पांचों टॉपिक के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। फिर है हमारा मानव का पाचन तंत्र। तो मानव का पाचन तंत्र आहार नल। ठीक। आहार नल में हम क्या पढ़ेंगे? मुख एवं मुख गुहिका। फिर है भोजन नली, जिसे हम ग्रासिका। भोजन नली को हम क्या कहते हैं? ग्रासिका। इसके बारे में भी पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक। अमाशय। फिर है उसके बाद क्षुद्रांत, जिसे हम छोटी आंत कहते हैं। क्षुद्रांत को हम कहते हैं छोटी आंत। ठीक है। बृहदंत्र। ठीक। बृहदंत्र हमारा जो बृहदंत्र है उसको हम बड़ी आंत कहते हैं। बृहदंत्र है जो हमारा बड़ी आंत, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और मालद्वार एवं गूदा। ठीक। जो हमारा मल द्वार है उसके बारे में और गूदा के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक। फिर हमारा पाचन ग्रंथियां। क्या है? पाचक जो ग्रंथियां है, जो हमारी पाचक ग्रंथि है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जो पाचक ग्रंथि में जैसे लार ग्रंथि और यकृत और अंगाशय। ठीक। अंगाशय। ठीक। इसके बारे में हम पूरा एक एक सभी टॉपिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है। तो फिर मजे मजे में पूरा पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर है। आहार में पहला हमारा क्या था? मुख एवं मुख गुहिका। जो हमारी मुख एवं मुख गुहिका थी, जो हमारी क्या थी? मुख एवं मुख गुहिका। इसमें मुख एवं मुख गुहिका के तीन भाग है। कितने भाग है? हमारे मुख एवं मुख गुहिका के तीन भाग है। कितने भाग है? तीन भाग है। जो हमारा पहला है दांत। पहला है मुख गुहिका एवं के जो भाग है उसमें पहला हमारा क्या? दांत। फिर है हमारा जीभ। क्या? जो पहला हमारा दांत है, फिर हमारा जीभ है, फिर लार ग्रंथिका है। जो हमारे मुख गुहिका के तीन भाग है। मुख गुहिका जो हमारा मुंह है, इसके तीन भाग है। इसमें जो हमारा पहला है दांत, पहला है दांत, फिर हमारा क्या है? जीभ है, उसके बाद क्या? लार ग्रंथिका। क्या? लार ग्रंथिका। तो जो हमारा दांत है, दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर, जो हमारे दांत क्या कार्य करते हैं? तो दांत भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़कर उन्हें चबाने और पीसने का कार्य करते हैं। जो हमारे दांत हैं उन्हें भोजन को क्या करते हैं? छोटे टुकड़े में तोड़कर और उन्हें चबाने और पीसने का कार्य करते हैं। उन्हें चबाने और पीसने का कार्य, उनके कार्य के बारे में। तो इधर दांतों के नाम दे रखे हैं और दांतों के कार्य और दांतों की निचली जबड़े की संख्या। ये क्या है? दांतों की जो निचले जबड़े की संख्या दे रखे। इधर ऊपरी जबड़े की संख्या देखे, जो ऊपरी जबड़े की दांतों की संख्या इधर दे रखे, उनका योग है। ठीक। तो हमारे दांतों का नाम क्या है? तो पहले है जो कृतंक। ठीक। कृतंक दांत कौन है? जो मुख में जो आगे के दांत हैं, जो आगे के दांत हैं मुख में, उनको हम बोलते हैं कृतंक। क्या बोलते हैं? कृतंक। कृतंक का काम है कतरना एवं डसना। ठीक। कृतंक दांतों का क्या काम है? तो कतरना एवं डसने का कार्य करते हैं। ठीक। तो इनके जो है दांतों के जो उनके निचली दांतों के जबड़े की संख्या 4। निचली दांतों के जबड़े की संख्या है 4 और ऊपरी की भी 4 है। ऊपरी की 4, तो 4 4 मिला के 8 हो गए। 4 4 मिला के कितने हो गए? 8 हो। ये जो है निचली जबड़े में भी 4 है और ऊपरी जबड़े में भी 4 दांत है। ठीक। तो ये इनका कार्य क्या है? तो कतरना एवं डसने का। कतरना एवं डसने का। ठीक। फिर रदनक। क्या है? रदनक दांत क्या है? रदनक दांत का कार्य है चीरना एवं फाड़ना। जो हम भोजन करते हैं उसको चीरने फाड़ने का कार्य किसका है? तो रदनक का है। ठीक। रदनक। ठीक। तो इसका जो है दांतों के निचली जबड़ों में है 2। जो निचली के जबड़े हैं इनमें भी 2 है और ऊपर के जबड़े में भी दांतों की संख्या 2 ही है। ठीक। तो 2 2 मिला के कितने हो गए टोटल? 4। ठीक। कितने हो गए? 4। ठीक। उसके बाद है अग्रचर्वणक। अग्रचर्वणक क्या है? अग्रचर्वणक दांत जो है इनका काम है चबाना एवं पीसना। ठीक। अग्रचर्वणक दांतों की संख्या है जो है 4 नीचे और 4 ऊपर है। 4 नीचे के जबड़े में, 4 ऊपर के जबड़े में। इनका कार्य क्या है? चबाना एवं पीसना। चबाना एवं पीसना। ठीक। तो ये भी टोटल कितने हो गए? 8। ये भी कितने हो गए? 8। फिर है हमारे चर्वणक दांत। फिर जो हमारे चर्वणक दांत, इनका भी कार्य सेम है जैसे अग्रचर्वणक का है। इनका भी कार्य है चबाना एवं पीसना। चबाना एवं पीसना। चबाना एवं पीसना। ठीक। इनकी जो है नीचे जबड़ों में दांतों की संख्या 6 और ऊपर के भी जबड़े में दांतों की संख्या 6। तो 6 6 मिला के कितने हो गए? 12। कितने हो गए? 12।
तो जैसे कि कृतक दांत का काम है कतरना एवं डसना, इनकी संख्या नीचे की 4 ऊपर के भी 4। वैसे ही रदनक कहे कार्य चीरना एवं फाड़ना, नीचे के 2 ऊपर के भी दांतों की संख्या 2। अग्र चड़वड़क का काम है चबाना एवं पीसना, नीचे के जबड़े में दांतों की संख्या 4, ऊपर के भी जबड़े में दांतों की संख्या 4। उसी प्रकार है चड़वड़क दांतों की संख्या चबाना एवं पीसना कार्य इसका है, और इसके भी नीचे की दांतों की जो है जबड़े की दांतों की संख्या 6, ऊपर के भी जबड़े में दांतों की संख्या 6। तो ये हमारे टोटल दे रखे हैं। एक सामान्य मनुष्य के शरीर में कितने अगर होते हैं दांतों की संख्या होती है तो 32 होते हैं। कितनी होती है? 32 दांतों की संख्या। दूध के दांत तथा स्थायी दांत के बारे में बात करने हैं तो दूध के दांत, जो हमारे दूध के दांत शैशवकाल में हमारे दांतों में पहला सेट निकलता है। जब बच्चा छोटा रहता है उसके कुछ महीनों या कुछ वर्षों बाद जो दांत निकलते हैं वो पूरा दांत का एक सेट निकलता है, तथा 8 वर्ष के बाद वो दांत पूरी तरह से सारे गिर जाते हैं। तो ये जो दांत निकलते हैं इन्हें क्या कहते हैं? दूध के दांत कहते हैं। क्या कहते हैं? दूध के दांत कहते हैं। ठीक, दूध के दांत कहते हैं। जब बच्चा पैदा होने के बाद कुछ महीनों बाद उसके दांत निकलना शुरू हो जाते हैं, और ये दांत का जो पूरा सेट निकलता है, धीरे धीरे करके एक एक दांत करके पूरे जो दांत निकल आते हैं, वो जो दांतों का सेट है, और कुछ 8 वर्ष बाद पूरे दांत गिर जाते हैं। ठीक, 8 साल बाद बच्चे के पूरे दांत जो गिर जाते हैं, वो जो दांत गिरते हैं उन दांतों को क्या कहते हैं? दूध के दांत रहते हैं। कौन से दांत होते हैं? दूध के दांत। ठीक, फिर है स्थायी दांत के बारे में। तो दूध के दांत गिरने के बाद जो दांत निकलते हैं, ठीक, जो दांत निकलते हैं स्थायी दांत या स्वस्थ व्यक्ति के जीवन भर में रहते हैं। स्थायी दांत कहते बेसिकली देखो, दूध के दांत गिरने के बाद जो दांत निकलते हैं उन्हें स्थायी दांत कहते हैं। हम क्या कहते हैं? स्थायी दांत कहते हैं। और यह जो यह दांत निकलते हैं स्वस्थ व्यक्ति के जीवन भर रहते हैं। किसी स्वस्थ व्यक्ति के जीवन भर रहते हैं, यद्यपि वृद्धावस्था में ये प्रायः गिरने लगते हैं। जब व्यक्ति वह बूढ़ा होने लगता है तो धीरे धीरे करके वही दांत गिरने लगते हैं। गिरते तो दोनों दांत हैं, पर दूध के दांत 8 वर्ष में गिर जाते हैं पूरी तरह से। ठीक, पर जो है ये वाले दांत है, स्थायी वाले दांत हैं, वृद्ध अवस्था मतलब बूढ़े होने पर धीरे धीरे करके गिरने लगते हैं। पर स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी रूप से काफी दिन तक दांत रहते हैं। बात करने वाले लार ग्रंथि के बारे में। तो लार ग्रंथि क्या? हमारे मुख में लार ग्रंथि मिलती है जो सत्रवित कराती है। जो लार को क्या सत्रवित कराती है। जो हमारी लार ग्रंथि है उसमें क्या मिलता है? लार सत्रवित कराती है। जो मुख में लार ग्रंथि कहाँ होती है? लार ग्रंथि होती है हमारे मुख में, जो वो क्या कहती है? लार को सत्रवित कराती है, मतलब। ठीक, फिर है लार का कार्य भोजन को उपस्थित मांड। जो भोजन हमारा होता है लार में का कार्य क्या होता है? जो हमारा भोजन में उपस्थित क्या होता है? मांड। ठीक, मांड जो होता है उसको शर्करा किसमें बदलता है? उपस्थित मांड जिससे शर्करा में बदलता है। ठीक, इसका ही कार्य होता है। लार के ही द्वारा ही हमारे भोजन का जो मांड होता है उसको शर्करा में बदलता है। ठीक, फिर है जीभ के कार्य। जीभ के क्या कार्य है? तो जीभ के कार्य भोजन में लार मिलाने में मदद करते हैं। जो हमारी जीभ है, इसका कार्य ये होता है, जो हमारी लार होती है उसको भोजन में मिलाने में मदद करती है। मतलब ये भी एक तरीके का कार्य करती है, किसको? भोजन को लार में मिलाने में। ठीक, भोजन निगलने में सहायता होती है, मतलब सहायक करती है। मतलब जो क्या है कि इसमें जो हमारा भोजन है, जो हम भोजन करते हैं उसको अंदर निगलने में कौन मदद करता है? तो जीभ ही करती है। जो हमारी जीभ है इसके ही द्वारा हम भोजन क्या करते हैं? अंदर को निगलते हैं। फिर हमारा जीभ पर विभिन्न प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती हैं। जो हमारी जीभ है इसमें विभिन्न प्रकार की क्या होती है? विभिन्न प्रकार की स्वाद की कलिकाएं होती हैं जो भोजन के स्वाद पहचानने में मदद करते हैं। अगर जीभ में स्वाद कलिकाएं ना होती तो क्या हम भोजन को स्वाद को पहचानने में मदद मिलती? ना कर पाते ना भोजन। तो ये 4 प्रकार के पहचान कर सकती हैं। इस 4 प्रकार के स्वाद की पहचान कर सकती है।
जैसे कि नमकीन है, खट्टा है, कड़वा है और मीठा है। ठीक, नमकीन है, खट्टा है, कड़वा है, मीठा है। ये 4 प्रकार के स्वादों को पहचान कर सकती है। जीभ में क्या कुछ स्वाद की कलकाएँ होती हैं, कुछ स्वाद की कलकाएँ होती हैं, जो स्वाद को पहचान सकते हैं, जो पहचान सकते हैं और उनको पहचानने में मदद भी करते हैं। और ये 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार? 4। मीठा मतलब नमकीन, खट्टा, मीठा, कड़वा। ठीक, फिर है हमारे भोजन नली ग्रसिका। जो हमारी भोजन की नली है, अब भोजन निगलते हैं तो ये किसी नली के ही तो द्वारा हमारे कहाँ अमाशय तक आता है। भोजन को हम जब निकलते हैं तो वो अमाशय तक किसके द्वारा? भोजन नली के द्वारा आता है। तो उसी नली को हम क्या कहते हैं? ग्रसिका कहते हैं। उसी नली को हम क्या कहते हैं? ग्रसिका कहते हैं। ठीक, चबाए हुए भोजन। चबाए हुए भोजन एक लंबी एवं संकरी मसल नलिका से गुजरता है, जिसे भोजन में नली ग्रसिका कहते हैं। भोजन में नली ग्रसिका कहते हैं। जो हमारी भोजन की नली है, जो भोजन की नली है, जो हमारे कहाँ गले से होते हुए अमाशय तक आती है, जो नली, उसी को हम क्या कहते हैं? भोजन नली कहते हैं। और उसी भोजन नली को हम क्या कहते हैं? ग्रसिका कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रसिका कहते हैं। फिर है भोजन नली की भित्र को संकुचन के द्वारा भोजन नीचे की ओर सरकता है। जो हमारा भोजन है, जो हमारा भोजन है, और ऊपर से जो गले के पास से हमारा भोजन नीचे की ओर आता है, ये किसके द्वारा? तो संकुचन के द्वारा। किसके द्वारा? संकुचन, संकुचन के द्वारा। किसके? संकुचन के द्वारा। मतलब क्या होता है, जब हमारी जो हमारी भोजन नली है वो कैसे ऐसे ऐसे होती है, ऐसे ऐसे होती है, ऐसे ऐसे होती है। एक तरीके से कैसे होते हैं? तो ऐसे ऐसे होती है। जब ऐसे ऐसे होते तो कोई भोजन यहाँ से, तो जब जो हमारी भोजन नली है ऐसे ऐसे होती है, ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे के द्वारा ही ये क्या नीचे की ओर भोजन आता है, नीचे की ओर सरकता है, नीचे की ओर सरकता है। तो अमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता है तो उसे हम वामन द्वारा बाहर निकल दिया जाता है। जब हम भोजन करते हैं और हमारा जो अमाशय उसे स्वीकार नहीं करता है, जो हम भोजन खाते हुए मतलब जब हम खाते हैं और उसे हमारा अमाशय स्वीकार नहीं करता तो उसको वामन द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब हम पलटी करके क्या करते हैं? निकाल देते हैं बाहर। पलटी करके हम क्या करते हैं? बाहर उस भोजन को निकाल देते हैं। अमाशय उस भोजन को स्वीकार नहीं करता है तो वो भोजन कैसे निकलता है? तो हम उल्टी, जिसे कहते हो आप लोग उल्टी कर देते हो ना, तो उल्टी कर देते हो, उसी के द्वारा, उसी को बोला गया है वामन द्वारा बाहर निकल वाली थैलीनुमा संरचना की। तो अमाशय हमारा किस संरचना की होती है? तो थैलीनुमा, कैसे? मोटी और थैलीनुमा की संरचना होती है। आहार नल का सबसे चौड़ा भाग है ये, जो हमारी अमाशय है आहार नल का सबसे चौड़ा भाग है। फिर आकृति चपटी एवं जे आकार की होती, इसकी आकृति कहते हैं तो चपटी एवं जे आकार की होती है। कुछ इस प्रकार जैसे कि ये जैसे कि हमारा क्या अमाशय है, क्या है? अमाशय है। ठीक, ये क्या है? इसकी भोजन नली है। क्या है? ये भोजन नली है। ये हमारा अमाशय है। इसी को हम कहते हैं ना, भोजन नली को हम क्या कहते हैं? ग्रसिका कहते हैं ना, ग्रसिका। ठीक, ग्रसिका ना। तो और ये क्या पूरा हमारा अमाशय है। तो जो हमारा इसका आकार कैसे है? जे आकार। ठीक, जे आकार का है। ठीक, तो वो आकृति चपटी एवं जे आकार की होती है। आकृति चपटी और जे आकार की है। और ये हमारी क्या है? ये नली है ना, इसको हम भोजन नली, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्रसिका बोलते थे। क्या बोलते हैं? ग्रसिका बोलते हैं ना। और ये पूरा जे आकार का है। ठीक, अमाशय की आंतरिक सतह, जो इसकी आंतरिक सतह, उसको हम क्या बोलते हैं? श्लेष्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्लेष्मा बोलते हैं। ये जो आंतरिक संरचना है इसकी, इसको क्या बोलते हैं? श्लेष्मा। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस
पाचन को रस संतुलित कराता है। ठीक, जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसको क्या पाचक रस संतुलित कराता है। श्लेष्मा अमाशय की आंतरिक सतह की सुरक्षा करता है। जो हमारा श्लेष्मा होता है, हमारा श्लेष्मा इसकी आंतरिक सतह की क्या करता है सुरक्षा करता है। श्लेष्मा आंतरिक सतह की क्या करता है सुरक्षा करता है। फिर अम्ल अमाशय में भोजन के साथ साथ आने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है। अब यहाँ से क्या होता है, जो भोजन आता है भोजन, इसके अंदर जो अम्ल पाया जाता है, ठीक, इसके अंदर जो अम्ल पाया जाता है वो आने भोजन के साथ साथ जो जीवाणु जाते हैं, भोजन के साथ साथ जो जीवाणु जाते हैं, अम्ल पाया जाता है, जो श्लेष्मा अंदर अम्ल पाया जाता है, तो इसके से जो भोजन के साथ साथ जीवाणु आता है तो उसको जीवाणु को नष्ट कौन करता, तो जो हमारा श्लेष्मा अंदर रहता है, जो श्लेष्मा हाइड्रोक्लोरिक रहता है, ठीक, जो हमारा श्लेष्मा अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है, कौन सा अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है, कौन सा अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो रहता है, तो उन्हें क्या करता है नष्ट करता है। इन जीवाणु को कौन नष्ट करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। तो वो श्लेष्मा तो इसके आंतरिक सतह की क्या करता है रक्षा करता है। ठीक, और जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है इसके अंदर, तो वो क्या इनकी जो जीवाणु भोजन के साथ साथ जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करता है। फिर है हमारा यह पाचक रसों की क्रिया करने के लिए माध्यम को अम्लीय बनाता है। ठीक, यह जो पाचक रसों को, जो हमारे पाचक रस है, ठीक, जो हमारे पाचक रस है क्रिया करने के लिए उन्हें माध्यम अम्लीय बनाता है। फिर पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में तोड़ता है। जो पाचक रस है उनको क्या सरल प्रोटीन पदार्थों में तोड़ता है। जो हमारे पाचक रस होते हैं उनको प्रोटीन को सरल पदार्थों में तोड़ता है। इस कार्य किसके हैं, तो ये हमारे अमाशय के कार्य हैं। ये सारे कार्य किसके हैं, ये सारे अमाशय के कार्य हैं। हमारा क्षुद्रंत है, क्षुद्रंत को हम क्या बोलते हैं छोटी आंत कहते हैं। क्षुद्रंत को हम क्या कहते हैं छोटी आंत। क्षुद्रंत को हम क्या बोलते हैं छोटी आंत कहते हैं। यह 7.5 मीटर लंबी, 7.5 मतलब 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडली होते, मतलब अत्यधिक कुंडली मतलब सिकुड़ी सी रहती है इस प्रकार। ठीक, इस तरह कुंडली रहती है, इसको हम कुंडलित नली भी कहते हैं। कुंडली होती मतलब इकट्ठा रहती है। इसकी लंबाई कितनी, तो 7.5 मीटर होती है। इसको हम छोटी आंत कहते हैं। क्या बोलते हैं छोटी आंत कहते हैं। यकृत एवं अंगनाशय से संतुलित एंजाइम क्षुद्रांत में आते हैं। ठीक, अंगाशय से कहाँ तक संतुलित एंजाइम तक क्षुद्र आते हैं। एंजाइम कहाँ तक आते हैं क्षुद्रांत तक। एंजाइम कहाँ तक आते हैं क्षुद्रांत तक। इसकी भित्र में भी कुछ एंजाइम संतुलित कर जाती है। इसकी जो भित्र होती है, ठीक, इसकी जो भित्र में कुछ एंजाइम को भी संतुलित कराती है, कुछ एंजाइम को भी क्या करे संतुलित कराती है। तो यकृत एक ग्रंथ है। क्या है ग्रंथ है, यह लाल भूरे रंग की ग्रंथ है। वो भी कैसी ग्रंथ है, तो लाल भूरे रंग की, वो भी लाल कौन गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ, वो भी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक, यह पित्तरस का सत्रव कराती है। ये किसका सत्रव कराती है, तो पित्तरस का। किसका, पित्तरस का सत्रव कराती है। ठीक, जो पित्तराशय में संग्रहित रहता है, और जो हमारा पित्त रस होता है ये कहाँ पे संग्रहित रहता है। ठीक, तो वो भी पित्त रस जो हमारा कहाँ संग्रहित होता है, तो पित्तराशय में। कहाँ पे, पित्तराशय में। फिर पित्त रस वसा का पाचन करता है। ठीक, जो हमारा पित्त रस होता है तो वसा का पाचन करता है। जो हमारा वसा है इसका पाचन कौन करता है, तो पित्त रस। कौन, पित्त रस। ठीक, अंगन्यास है। ठीक, अंगन्यास है। ठीक, अंगन्यास हल्के पीले रंग की ग्रंथि होती है। जो हमारी अंगन्यास होती है, अंगन्यास वो हल्के पीले रंग की ग्रंथि होती है। ठीक, ये हल्के पीले रंग की ग्रंथि है। अंगन्याशय अमाशय के ठीक नीचे होती है। यह अंगन्याशय जो हमारा अमाशय के ठीक नीचे होती है। जो हमारे अंगन्याशय होता है ये कहाँ पर होता है, तो अमाशय के ठीक नीचे होती है। अंगन्याशय रस कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन को सरल पदार्थों में बदलता है।
जो हमारा अंगन्याशय है ये कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन को सरल पदार्थों में बदलता है। ये काम किसका है? तो अंगन्याशय का। ठीक, आंशिक रूप से पाचन भोजन क्षुद्रंत के निचले भाग में पहुंचाता है। जो हमारा अंगन्याशय है, ठीक, जो हमारा अंगन्याशय आंशिक रूप से जो पचा भोजन होता है, जो हमारा पचा भोजन रहता है, जो भोजन हमारा पच चुका होता है, उसे क्षुद्रंत के निचले भाग में पहुंचाता कौन है? तो अंगन्याशय है। ठीक, अंगन्याशय जिसमें अत्ररस क्रिया को पूरा करता है। ठीक, अत्ररस क्रिया को पूरा करता है। हाइड्रोग्लूकोज, वसा अम्ल और प्रोटीन अमीनो अम्ल। फिर हमारा अंतःग्रहण क्या है? अंतःग्रहण किसी जीव द्वारा भोजन को शरीर में ग्रहण करने की क्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं। किसी भी जीव द्वारा भोजन को ग्रहण करने की क्रिया को हम अंतःग्रहण कहते हैं। किसी भी जीव द्वारा भोजन को, ठीक, ये भोजन को शरीर में ग्रहण करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? अंतःग्रहण क्रिया कहते हैं। ठीक, उसके बाद है पाचन क्या है? तो जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलना। जो हमारे जटिल खाद्य पदार्थ, खाने वाले पदार्थ हैं, जो हमारे जटिल खाद्य पदार्थ, जो खाने वाले पदार्थ है, सरल पदार्थों में बदलना, उनको सरल पदार्थों तथा टूटना विखंडन कहलाता है। बदलना या टूटना उनको क्या कहता है? विखंडन कहलाता है, मतलब विखंडन कहलाता है। ठीक, तथा इस क्रिया को हम पाचन कहते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। जो हमारे जटिल खाद्य पदार्थ होते हैं तथा उन्हें सरल पदार्थों में बदलने या टूटने को विखंडन कहते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। तो हमने पाचन, अवशोषण हमारा क्या? अवशोषण सरल घुलनशील प्रचित खाद्य पदार्थों में रक्त अवशोषित होने की क्रिया को अवशोषण कहलाती है। जो हमारे सरल घुलनशील प्रचित खाद्य पदार्थ है, जो हमारे सरल घुलनशील पदार्थ हैं, जो सरल प्रचित घुलनशील पदार्थ है, वो किसमें? रक्त में अवशोषित होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? अवशोषण कहलाती है, अवशोषण कहते हैं। फिर है हमारा स्वांगीकरण क्या है? स्वांगीकरण, ठीक, प्रचित खाद्य पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों तक प्रचित खाद्य पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं, जहां इनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में होता है। इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। जहाँ पे प्रचित, जो हमारे जो पचे हुए खाद्य पदार्थ होते हैं, जहाँ पे हमारे पचे हुए खाद्य पदार्थ होते हैं, शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँच जाते हैं। जो हमारे मतलब पचे हुए खाद्य पदार्थ होते हैं वो शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँच जाते हैं, और जहाँ इनका उपयोग जटिल पदार्थों में बनाने में होता है। जहाँ पर इनका उपयोग जटिल पदार्थों को बदलने या बनाने में होता है, इस प्रक्रिया को हम स्वांगीकरण कहते हैं। फिर हमारा निष्कासन है। निष्कासन में अपचित भोजन सामग्री को शरीर से बाहर निकालने की निष्कासन कहते हैं। जो हमारे शरीर में अपचित भोजन सामग्री है, उसको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम निष्कासन कहते हैं। जो हमारे शरीर में अपचित भोजन है, शरीर के अंदर जो हमारे अपचित सामग्री, मतलब ये भोजन या सामग्री समझ लो है, उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया या क्रिया को हम क्या कहते हैं? निष्कासन। ठीक है कि बृहदांत मतलब हमारी क्या? बड़ी आंत। बृहदांत मतलब बड़ी आंत। ठीक, अभी तक हम क्षुद्रांत के बारे में पढ़ा था, छोटी आंत। अब बृहदांत का मतलब होता है बड़ी आंत। तो यहाँ पे होगा बृहदांत क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। चौड़ी तो होती है पर ये छोटी भी होती है। इसकी लंबाई होती है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर। ठीक, मतलब एक जो है 1.5 मीटर। ठीक, मुख्य कार्य जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करना है। इसका मुख्य कार्य क्या है? जो हमारा जल है एवं खनिज लवण है, उसका अवशोषण करना।
जो हमारा जल है और उसके जो खनिज लवण है उसको अवशोषण करना। बचा हुआ भोजन अपचित भोजन को अधठोस में मल के रूप में रखता है। ठीक, जो हमारा बचा हुआ भोजन होता है, जो हमारा बचा हुआ भोजन होता है, ठीक, उसे अपचित भोजन के अधठोस में, अपचित भोजन को अधठोस में, ठीक, अपचित भोजन को अधठोस में मल के रूप में रखता है। ठीक, रखता है या रहता है। ठीक, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन, जैसे कि हमने गाय के बारे में बताया। ठीक, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन, कोई भी घास खाने वाला जंतु, तो हम यहाँ बात करेंगे गाय के बारे में। क्या है? गाय के बारे में। तो गाय जुगाली, जुगाली जब वो घास खा रही होती है, ठीक, वो जो मुंह से चबाती है घास को, उसी को हम कहते हैं जुगाली। ठीक, जो चबाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं जुगाली। ठीक, जुगाली रूमेन, रूमेन प्रथम अमाशय, जुगाली करने के बाद वो जो घास जल्दी जल्दी खाती है, जो घास वो जल्दी जल्दी खाती है, तो उसका भंडारण कहाँ होता है? तो रूमेन में होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रथम अमाशय। रूमेन में होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रथम अमाशय। फिर वो घास को जो भंडारण करके रखती है, वापिस जुगाली करने के लिए, वापिस जुगाली करने के लिए बुलाती है। उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं रूमेनी नेट्स, रूमेन नेट्स। ठीक, रूमेनी नेट्स जिसे हम बोलते हैं रोमांथ। क्या? रोमांथ। ठीक, उसके बाद फिर अर्धनाल, फिर हमारा क्या होता है? अर्धनाल से फिर जीवाणु, जीवाणु से फिर घास, घास से मिलता है सेलुलोस। क्या मिलता है? घास से क्या मिलता है? सेलुलोस। और सेलुलोस से फिर होता है पाचन। फिर क्या होता है उसके बाद? पाचन। इस पूरी प्रक्रिया में घास खाने वाले जंतुओं की क्या होती है? पाचन होता है। हमारा अमीबा, अमीबा जो है, अमीबा एक संभरण एवं पाचन। ठीक, अमीबा में संभरण एवं पाचन कैसे होता है इसके बारे में। तो हमारा अमीबा क्या है? एक कोशिका, एक कोशिका। ठीक, जो हमारा अमीबा क्या है? एक कोशिका। ठीक, कोशिका। अब अमीबा का खाद्य कारिका, जो वो खाद्य कैसे, मतलब खाता कैसे? ठीक, वो खाद्य के जो हमारे खाने के कण हैं उसको कैसे खाएगा। देखो, तो ये जो खाद्य कणिका है अमीबा में, क्या होगा कि जब अमीबा के पास कोई खाद्य कणिका होती है, ठीक, खाद्य खाने वाला जो कण होता है वो पास में होता है, तो वो धीरे धीरे से क्या होता है कि मुंह खोलने लगता है। वो जो टिचुअल होता है, ठीक, ये धीरे धीरे क्या मुंह खोलने लगता है, तो मुंह के अंदर ये जो खाद्य कणिका चली जाएगी। फिर क्या होगा? अमीबा धीरे धीरे क्या हो जाएगा? मान लो ये अमीबा ऐसे हो जाएगा पूरा। ठीक, क्या हो जाएगा? फिर ये इस आकार में आ जाएगा। तो ये धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे ये फिर आके क्या हो जाएगा? ये जुड़ जाएगा। ठीक, ये एक तरीके से जुड़ जाएगा। तो ये जो खाद्य कणिका है ये अंदर चली जाएगी। तो यहाँ पे आने के बाद ये किसमें? केंद्रक में मिल जाएगा। जब केंद्रक में मिल जाएगा, ठीक, जो अपचित, जिसका अपचित या अवशिष्ट, ठीक, पदार्थ रहेगा, इसके अंदर का जो मटेरियल बचेगा, जो अवशिष्ट पदार्थ बचेगा खाने वाला, खाद्य वाला, तो वो क्या होगा? प्रक्षेपित हो जाएगा, मतलब अवशिष्ट बनकर बाहर निकल जाएगा। अवशिष्ट बनकर बाहर निकल जाएगा। पहले खाएगा तो फिर अवशिष्ट पदार्थ होकर बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो ये हमारा कैसे, ये जब खाने के, इसको हम बोलते हैं अंतःग्रहण। क्या बोलते हैं? जब खाता है ये देखो अंदर जाएगा, जब अंदर जाएगा जिसमें पूरी प्रक्रिया होगी। ठीक, जो जो खाएगा, मतलब जो पचित रहेगा उसको पचाएगा, और जो ना अपचित रहेगा वो अवशिष्ट बनकर प्रक्षेपित कर देगा। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं जो हो रहा अंदर, इसको बोलेंगे अंतःग्रहण। क्या बोलते हैं? अंतःग्रहण। ठीक, आई होप आप लोगों को ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने एक एक टॉपिक को एकदम इजीली तरीके से समझाया है। मैंने एक एक टॉपिक को अच्छे से पूरा लिखा भी है और रिमाइंड भी किया। तो आप लोग मेरे जितने भी पढ़ाए हुए टॉपिक है अपनी कॉपी में नोट कर लेना, अपनी कॉपी में नोट कर लेना। और आपको मेरी वीडियो से कितनी हेल्प मिलती है ये भी आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताओगे। और इस चैप्टर में किसी भी टॉपिक से लेकर कोई भी डाउट हो तो ये जरूर से जरूर कमेंट में बताना। आप लोग कमेंट करते नहीं, ना बताते हो कि कितना आप लोगों को हेल्प मिलती है मेरी वीडियो से। अगर ये बताओगे तो मेरे को और मोटिवेट होगा कि मैं, मेरे बच्चे जो हैं कुछ देख रहे हैं वीडियो से, मेरी कुछ हेल्प हो रही है, मैं और इजीली तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट किया करो। ठीक है, तो धन्यवाद। मैं आपका अपना लाकुश भाई, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है।